हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल ज्ञान गुरु आनंद में। तो दोस्तों, जैसा कि ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी इस चैनल पर लुसेंट जीके की बुक को लेकर चलूँगा। इस बुक में सबसे पहले हम इतिहास विषय के मध्यकालीन भाग को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, माता सरस्वती का आशीर्वाद लेकर शुरू करते हैं महमूद गजनवी के चैप्टर को। तो दोस्तों, जैसा कि महमूद गजनी के चैप्टर के पढ़ने से पहले हम लोग एक चैप्टर और है जो छोटा है, वह है भारत पर अरबों का आक्रमण। तो तुर्कों के पहले हम थोड़ा अरबों को भी देख लेते हैं। दोस्तों, हम सभी में ज़्यादातर को ये पता है कि जो अरब देश का ज़्यादातर हिस्सा है वह मरुस्थल है और तथा यहाँ बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। तो पानी की कमी के कारण यहाँ के लोग खेती के बजाय पशुपालन एवं व्यापार पर निर्भर थे। तो हुआ क्या दोस्तों कि जब कृषि हो नहीं रहा है, खेती हो नहीं रहा है, तो उस देश के जो लोग हैं वो अलग अलग देश में व्यापार के सिलसिले में जाने लगे। तो क्या हुआ कि इस्लाम धर्म जो 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ, तो उसके उदय के पहले भी अरब के लोग व्यापार के लिए भारत आते आते थे। लेकिन 7वीं शताब्दी में जैसे ही इस्लाम धर्म का उदय हुआ और मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, जो इस्लाम धर्म के पैगंबर थे, उनके जस्ट बाद खलीफा पद की शुरुआत हो गई। खलीफाओं ने इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए अपने जो दूत है, प्रतिनिधि है, उनको दूर दराज देशों में भेजा। भारत आने वाले इन अरबी व्यापारियों ने भारत में व्यापार के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना शुरू किया। तो दोस्तों, तो ये जो खलीफा के जो दूत थे, ये जो खलीफा के जो सेनापति की तरह थे, उन सब में जो सबसे सफल रहा उसका नाम हो गया दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अब बात यह है दोस्तों कि अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई। तो इससे पहले हम जानेंगे कि उन्होंने सिंध पर ही हमला क्यों किया। सिंध जो था उस समय, जो भारत जो आर्यावर्त था, उसमें सिंध भी आता था जो सिंधु नदी के किनारे है। तो हुआ क्या कि जो भी अरबी व्यापारी थे वो भारत की वस्तुओं को खरीद के रोम में जाकर बेचते थे और लाभ कमाते थे। तो सिंधु और सिंध के करीब एक बंदरगाह था जो देवल बंदरगाह था। तो देवल बंदरगाह में समुद्री व्यापारी रहते थे, वो अरबों द्वारा लाई गई वस्तुओं को छीन लेते थे, लूट लेते थे, जिनसे उन्हें काफ़ी नुकसान होता था। तो अरबों के माइंड में ये सेट हो गया कि नहीं, हमें सिंध पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त करनी ही होगी अगर अपना व्यापार बढ़ाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अरबों का सिर्फ मकसद जो था वो सिर्फ व्यापार बढ़ाना था। नहीं, अरबों का भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य जो था वह धन दौलत लूटना था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत साम्राज्यवाद का प्रसार करना था। मालवाहक जहाज़ों को लूटते भी थे जो वो समुद्री व्यापारी, समुद्री वो लुटेरे, तो उनसे भी उनको निजात पाना था। तो यही सब कारण था जिसके कारण अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। अब उन आक्रमण में जो सबसे सफल अरबी था वह मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण किया अरबों का। अब 712 ईस्वी में जब उसने सिंध पर आक्रमण किया, तो उस समय सिंध पर शासन किसका था? उस समय सिंध पर शासन था ब्राह्मण वंश के अंतिम राजा दाहिर का। और दोस्तों, उस समय जो मोहम्मद बिन कासिम था, उसकी उम्र जो थी, वह जो युद्ध था रावर का युद्ध 712 ईस्वी में,
उस समय इसकी जो उम्र थी वो 17 वर्ष थी। और ये जो थे हमारे राजा दाहिर, राजा दाहिर जो थे उसकी उम्र थी उस समय लगभग 50 वर्ष। तो ये जो रावर का युद्ध हुआ, ये मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच 712 ईस्वी में रावर का युद्ध हुआ। और इसमें क्या हुआ कि राजा दाहिर जब लड़ रहे थे रण क्षेत्र में, तो उनका जो हाथी था उस हाथी के आँख में एक तीर लग गया, जिससे हाथी जमीन पर गिर पड़ा। और जैसे वो जमीन पर गिरा, राजा ताहिर भी जमीन पर गिर पड़े और वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपना कब्जा कर लिया। और 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की भी हत्या कर दी गई, जिसमें काफ़ी कहानियाँ हैं। खैर उतना यहाँ मैं चर्चा नहीं करूँगा, बस आपको ये बताना था कि अरबों का आक्रमण सबसे पहले किसने किया, किस क्षेत्र पर किया, किसने विजय पाई, और जो उसका विरोधी था वह कौन था, और उन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चलिए दोस्तों, अब अरबों के बाद हम तुर्कों की ओर बढ़ते हैं। महमूद गजनी के बारे में जानने से पहले हम उसके पूर्वज के बारे में जानेंगे। 932 ईस्वी में अल्पतकीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी क्या थी, गजनी थी। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी क्या थी, गजनी थी। अल्पतकीन, आइए देखते हैं, ये रहा अल्पतकीन। और अल्पतकीन ने किसकी स्थापना की, गजनी साम्राज्य। क्या है दोस्तों, मैप में देखते हैं गजनी कहाँ है। ये देखिए दोस्तों, गजनी, गजनी यहाँ है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये रहा आपका, ये देखिए, ये रहा आपका सिंध, ये रहा सिंध, सिंध, ये सिंधु नदी के किनारे ये रहा सिंध। और फिर यहीं आपका सिस्तान है, खुरासान है, ये सब हैं। तो गजनी साम्राज्य की जो स्थापना की वो अल्पतकीन ने की 932 ईस्वी में। अब अल्पतकीन ने शासन किया। अब अल्पतकीन के मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतिगिन ने शासन किया, लेकिन ज़्यादा समय तक शासन नहीं किया। लेकिन जब भी शासन किया उसने, 5 सालों का जो क्रम है उसमें सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। किसके द्वारा, तुर्कों के द्वारा। तो जब वह प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था, उस समय पंजाब में शाही वंश का शासक जो था वह राजा जयपाल शासन कर रहा था। जी हाँ, राजा जयपाल। और यही आगे चल के महमूद गजनी से भी लड़ेगा, जो उसका आक्रमण हुआ था 1001 ईस्वी में। लेकिन अभी यह किससे लड़ रहा है, ये लड़ रहा है अल्पतकीन से। जब प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था तो उस समय प्रीतिगिन था। अब अल्पतकीन का गुलाम तथा दामाद, मैंने अल्पतकीन का एक गुलाम था जिसको उसने बाद में दामाद भी बनाया, वह था सुबुक्तुगीन। और सुबुक्तुगीन जो था वह 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। और इसी सुबुक्तगीन, और ये जो सुबुक्तगीन जो है, इसी सुबुक्तगीन का जो पुत्र था वह था महमूद गजनी। इसी सुबुक्तगीन का जो पुत्र था वह था महमूद गजनी। अब सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। यानी कि महमूद गजनी का जो जन्म है वह 971 ईस्वी में हो चुका था। अपने पिता के काल में, अपने पिता के काल में गजनी कहाँ का शासक था, खुरासान का। गजनी का जन्म कब हुआ, 971 ईस्वी में। तो मैंने आपको दिखाया था दोस्तों मैप में कि कहाँ गजनी है, कहाँ खुरासान है। अपने पिता के काल में महमूद गजनी जो था वह कहाँ का शासन करता था, ये देखिए खुरासान, ये खुरासान, ये खुरासान में। तो अपने क्वेश्चन ये आएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपने पिता के काल में सुबुक्तगीन के समय गजनी जो है कहाँ का शासक था, खुरासान का शासक था। और उसके बाद
जो स्थापना की अल्पतगीन ने, वो किसकी स्थापना की? गजनी का। और इसी गजनी पर फिर सुबुक्तगीन बैठा और फिर महमूद गजनी बैठा। ओके दोस्तों, चलिए अब महमूद गजनी जो है वो 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी पर गद्दी पर बैठ गया। मतलब 971 में जन्म हुआ, 27 वर्ष बाद 998 ईस्वी में महमूद गजनी गद्दी पर बैठ गया। और उस समय फिर क्या हुआ कि बगदाद का खलीफा था जिसका नाम था अल आदिल बिल्लाह। बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीनुद्दौला और यमीन उन मुल्लाह की उपाधि दी। बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने गजनी को यमीनुद्दौला और यमीन उन मुल्लाह की उपाधि दी। अब बात करते हैं उसके आक्रमण की। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि महमूद गजनी जो है वो काफ़ी महत्वाकांक्षी आदमी था, उसे जीत चाहिए। उसने काफ़ी जगहों को जीता, धीरे धीरे भारत को जीतता चला गया। और उस क्रम में उसने भारत पर कई बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण करना मजाक नहीं। और ये जो महमूद था, जिस तरह अरबों ने आक्रमण किया उस तरह तुर्कों का भी कुछ कारण होगा आक्रमण करने का। तो ये जो महमूद गजनी भी था, इसके भी भारत पर आक्रमण करने का वास्तविक उद्देश्य जो था वह धन की प्राप्ति ही था, और धन दौलत लूटना और प्रचार भी करना इस्लाम का। चलिए दोस्तों, महमूद गजनी, ये देखिए अपने दरबार में बैठा हुआ है महमूद गजनी। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि मोहम्मद गजनी जो है एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। माने क्या, आक्रमणकारी तो था लेकिन मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। माने कहीं भी किसी मंदिर में अगर मूर्तियाँ होती थी, किसी चौक पे कहीं पर कहीं मूर्तियाँ होती थी, वो मूर्तियों को तोड़ देता था, विध्वंस कर देता था मूर्तियों का। तो एक यह मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। अब बात आती है इसके आक्रमण की। इसमें लुसेंट में उतने आक्रमण का चर्चा नहीं है। खैर मैं लुसेंट लेके चल रहा हूँ तो फिलहाल उसी को लेके चलूँगा। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो किया वह 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट आया। मैंने पहली बार जब आया तो वह प्रथम आक्रमण किया, पेशावर के कुछ भागों को लूटा, हड़पा और उसके बाद अपने देश लौट आया। लेकिन वह पुनः 1 साल बाद 1001 ईस्वी में पुनः आया भारत, और इस बार उसका जो सामना हुआ वह वही जो जयपाल की बात मैंने की थी, वही शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। और इसमें जो है वह जयपाल, इसमें जो जयपाल की हार हो गई। अब दोस्तों यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि राजा जयपाल भी था, वो भी बड़ा स्वाभिमानी आदमी था, लेकिन बेचारे को हमेशा हार मिल रही थी। अब 977 ईस्वी में जब पृथ्वीगिन का शासन था तो उस समय भी इसको सुबुक्तगीन ने इसको हराकर कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था इसके क्षेत्र का। अब क्या हुआ, 1001 ईस्वी में सुबुक्तगीन के ही पुत्र महमूद गजनी ने इसको फिर से पराजित किया, और इस अपमान को यह जयपाल सहन नहीं कर पाया। इसने क्या किया, अपने जो उसका पुत्र था आनंदपाल, उसको बोला कि भाई बेटे तुम शासन करो, और उसके बाद यह अग्नि में जलकर आत्मदाह कर लिया राजा जयपाल ने। अब बात आती है मोहम्मद गजनी का जो 1008 ईस्वी का आक्रमण है। तो 1008 ईस्वी का जो महमूद गजनी का जो आक्रमण है, उस आक्रमण को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। और इस आक्रमण का नाम किसके विरुद्ध हुआ था? यह नगरकोट के विरुद्ध हुआ था। तो क्या दोस्तों, 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। ओके। अब महमूद गजनी ने क्या किया, उसने क्या किया कि थानेसर में एक चक्र स्वामी की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा थी, उसको भेज के ही गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। मैंने सोच लीजिए दोस्तों कि थानेसर में मूर्ति है चक्र स्वामी की, एकदम बड़ी मूर्ति आदमकद प्रतिमा है, उसको लेके या कहाँ भिजवा दिया, डायरेक्ट जाके कहाँ, गजनी भिजवा दिया थानेसर से। सोच लीजिए, इतनी दूरी को तय किया और उतनी आदमकद प्रतिमा को लेके भिजवा दिया कि जाओ भाई इसको लेके जाओ। अब बात आती है महमूद गजनी की जो सबसे
इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि उसका आक्रमण है। और आक्रमण में सबसे चर्चित आक्रमण कौन है? उसका सबसे चर्चित आक्रमण जो है वह सोमनाथ मंदिर का आक्रमण है, जो गुजरात में है। और यह आक्रमण जो है 1025 ईस्वी में हुआ। दोस्तों एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, एकदम आना ही है कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने आक्रमण कब किया? 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। किसने आक्रमण किया था? गजनी ने। किस मंदिर पर? सोमनाथ मंदिर पर। और इस मंदिर को लूटने के क्रम में दोस्तों उसने 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। तो हुआ क्या था दोस्तों कि जब वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर रहा था, तो देखिए दोस्तों, जब भी किसी के भगवान पे बात आती है, धर्म पे बात आती है, तो कुछ लोग आपसी सहयोग करके खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। तो उस समय क्या हुआ कि सोमनाथ मंदिर की रक्षा में बहुत सारे राजा भी एक दूसरे की मदद करने के लिए आए। तो उसी में जो अनहिलवाड़ा का शासक था वो भी आगे आया था। तो उसने जो मदद किया दूसरे राजाओं को इस सोमनाथ मंदिर को बचाने के क्रम में, जिससे महमूद गजनी काफ़ी खफा हुआ। और उसने जैसे ही सोमनाथ को लूटा, उसके बाद इसने अनहिलवाड़ा के शासक पर आक्रमण कर दिया कि तुमने मदद किया था, लो भुगतो। काफ़ी क्रूर शासक। अब क्या हुआ कि जैसे ही वह सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जा रहा था कि चलो भाई लेके चलो गजनी, तभी क्या हुआ, इस पर जाटों ने आक्रमण कर दिया और कुछ संपत्ति लूट ली। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अच्छी खासी संपत्ति लूट ली, जिससे जो है वह काफ़ी खफा हो गया, खूब गुस्सा हो गया। और इसीलिए गजनी ने जाते जाते भारत से जो अंतिम आक्रमण किया था वह किसके खिलाफ किया? जाटों के खिलाफ। सबसे अंतिम आक्रमण महमूद गजनी ने जाटों के खिलाफ किया था। कब किया था दोस्तों? 1027 ईस्वी में। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। थानेसर की चक्रस्वामी की आदमकद मूर्तिमा को कहाँ रखवाया? गजनी में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक जो था वह महमूद गजनी ही था। बहुत सुंदर। तो जो दोस्तों क्वेश्चन कैसा आएगा कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी। अब एक चीज़ जो है वो काफ़ी अलग लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ था कि महमूद गजनी, जिसने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा, उनकी मूर्तियों को तोड़ा, राजाओं को हराया, ठीक है, और सोमनाथ मंदिर के क्रम में उसने काफ़ी हिंदू महिलाओं के साथ भी गलत किया। उसके दरबार में हिंदू भी थे और वो भी उच्च पदों पर आसीन थे, जैसे कि सेवंद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। तो काफ़ी विरोधाभासी लगता है कि ऐसा राजा, जो कि ऐसा आक्रमणकारी बोलिए, राजा बोलिए, जो भी, जो हिंदुओं के खिलाफ इतना कुछ किया, उसी के दरबार में हिंदू को उच्च पदों पर आसीन भी किया था। और फिर महमूद गजनी की जो मृत्यु हो गई, कब हो गई? 1030 ईस्वी में। मतलब 998 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा और 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्या होता है कि काफ़ी सारे एग्जाम में मैंने देखा है कि आता है कि अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूकी, ये किसके दरबार में रहते थे? ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अलबरूनी महमूद गजनी, फिरदौसी महमूद गजनी, उतबी फरूकी महमूद गजनी के ही दरबार में रहते थे। तो दोस्तों जितना लुसेंट में था उससे मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी बताया है और आगे कोशिश भी करूंगा कि कहानी की तरह इसी तरह सजा के आपको लुसेंट में जितना लिखा हुआ है उसको तो समझा ही दूँ और उससे कुछ ना कुछ थोड़ा ज़्यादा ही बता दूँ, जिससे आप माइंड में उसको रख पाएँ और एग्ज़ाम में सही उत्तर दे पाएँ। दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट पार्ट जो बनेगा, वो हम लोग लेके चलेंगे मोहम्मद गौरी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो दोस्तों मेरा ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताएं और दोस्त मेरे साथ बने रहें और हम लुसेंट को पूरा कवर करेंगे और आपका इसी तरह सहयोग करते रहें। तो दोस्तों आप
कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल ज्ञान गुरु आनंद को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास चली जाएगी। तो दोस्तों, धन्यवाद।